बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले जरा जुडिशरी पे बात कर लेते हैं कि जुडिशरी के हवाले से ये कहा जा रहा है, आपको मालूम है मखदूम अली खान साहब बहुत मंझे हुए लॉयर और सीनियर लॉयर, बड़ी उन्होंने अहम पोस्ट भी अटॉर्नी जनरल समेत की ऑक्यूपाई। उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा हमने उसकी ओबिचुरी लिखी है। उन्होंने उस पर एक आर्टिकल लिखा डॉन में, और उन्होंने ये कहा कि एसेंशली ये सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अब वो उसको खत्म समझे। नथिंग अगेंस्ट द जेंटलमैन, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मखदूम अली खान साहब की, मगर जब वो मुशर्रफ एरा में अटॉर्नी जनरल थे तो क्या उन्होंने अटॉर्नी जनरल बन के विचरी नहीं लिखी थी सुप्रीम कोर्ट की? इमरजेंसी जैसे स्टेप्स लिए गए, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, पीसीओ जजेस थे। काश ये आर्टिकल तब लिखते। हाइंडसाइट में एवरीवन इज वेरी स्मार्ट, हर किसी को याद आ जाता है कि जी अब हमने इस पे क्या लबकुशाई करनी है। तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज ओपिनियन, बट व्हेन इट कम्स टू वन सेल्फ तब हम भूल जाते हैं कि हम व्हाट वी स्टैंड फॉर। तो एक तो देखिए, इसको मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता इस चीज को। और दूसरी बात यह है कि एक हमारी शुरू से ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में डिमांड थी अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 18वीं तरमीम ऑनवर्ड्स भी ये डिस्कशन रही है कि इसका क्या करना है। और बहुत ज्यादा डिबेट्स पे जनरेट रही कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा हो, ताकि जो लोग अपने मुकदमात के लिए कई कई साल वेट करते हैं उनका नंबर जल्दी आए, और आम साइल को सहूलत हो कि उसके केसेस का फैसला जल्दी किया जाए। और हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो था, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। उससे भी काफी बेहतरी आई, मगर अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस हैं, इवन दो दे आर मेयरली 10%, उन पे 50% वक्त जो है वो सर्व हो जाता है। तो इसलिए ये एक पुरानी डिमांड थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी, और बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो अलग सुने जाएं, अलग जजेस हों, अलग निजाम हो, ताकि जो अदल इंसाफ का म्यार है वो बरकरार रहे। अच्छा तार साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट जी, है। सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये बात, जहां तक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि बाय एंड लार्ज इसमें एग्रीमेंट है। पीटीआई की तरफ से भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हुई, उन्होंने उसको अग्री किया, ये तो सबको मालूम है, और इस पे एक एडजस्टमेंट, एक एक्सेप्टेंस थी इसकी। लेकिन जो इस वक्त तरीक़ाकार है जजेस की अपॉइंटमेंट का, और फिर उसके बाद जो ये मामला है कि जी अगर जज को किया जाए ट्रांसफ़र, वो ना एक्सेप्ट करे तो वो घर जाए, तो ये मामलात लेकर लोग कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, आपने एक जेंटलमैन के हवाले से तो बात कर दी, बट आप देख रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं हु डोंट बिलोंग टू एनी ग्रुप, एनी पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि जी एग्जीक्यूटिव का इसमें ज्यादा रोल हो गया, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो हैं वो दैट्स देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, तो कंट्रोल होगा एग्जीक्यूटिव का ज्यादा। देखिए, जब भी ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात आती है, एक एक्सेप्टेड नॉर्म है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि ट्रांसफर वही करे जो अपॉइंट करता है। दी अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है, वो सर्विसेज डिवीजन है। इसी तरह फौज के भी जो तैनात करने वाले इदारे, उनके पास ये इख्तियार होता है। तो हु बेटर देन दी जेसीपी, द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, टू डू दीज ट्रांसफर्स। तो ये बेहतर समझा गया कि उसमें देखिए सबकी नुमाइंदगी है। एक तो बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उसमें ऑपोजिशन की जमातों की भी नुमाइंदगी है तमाम सूबाई हुकूमतों की शक्ल में, उसमें खवातीन की राइट्स के लोग मौजूद हैं, उसके अंदर सिविल सोसाइटी के मेंबरान मौजूद हैं, उसमें तमाम प्रोफेशनल बार बॉडीज के मेंबरान मौजूद हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रिसेंटली बार काउंसिल के इलेक्शंस में, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में, जिस ग्रुप को जो है वो हिमायत मिली है, उसकी ज़हनी हमांगी पाई जाती है इस हुकूमत के साथ, और उन्होंने तरीके इंसाफ के ग्रुप को शिकस्त दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी तो बाय एंड लार्ज लीगल एक्सपर्ट्स, लीगल बॉडीज, प्रोमिनेंट लॉयर्स, और स्पेशली जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, उनकी तरफ से इस पर कोई तनकीद अभी तक देखने में नहीं आई। और जेसीपी इज अ वेरी रिवेयर्ड, रिस्पेक्टेड एंड गुड फोरम टू ट्रांसफर जजेस, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट भी इसी फोरम के तहत होती है।
अच्छा, तो ये कहा जाता है कि जी जजेस को चूंकि हुकूमत अपॉइंट करती है तो जजेस पे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये पूरा जो पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले से जो रोल था, जिसको आपको मालूम है कि कितना ज्यादा इस पे डिस्कशन रही, इस पे आर्ग्यूमेंट्स रही, तो वो बिल्कुल निकल जाता है इसमें से। देखिए, ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया। हर किसी को तो जज नहीं लगाया जा सकता। जज बनने का वही शख्स अहल है जिसके पास लॉ की डिग्री हो, देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, इतनी लॉ की प्रैक्टिस हो, वो कहीं जज रहा हो, इस तरह की चीजें। तो मैं ये समझता हूं कि देयर इज अ मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया, पिक एंड चूज तो नहीं है कि किसी को भी उठा के लगा दे। तो ऑब्वियसली इसके जब रूल्स बनेंगे और पार्लिमानी कमेटी में भी बहस चल रही है, हाउस में आएगा, सब्सीक्वेंट जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो होगी, तो उसमें काफी बेहतरी मैं समझता हूं कि आएगी और इट विल बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड एक प्रोसेस होगा। तो मतलब कि यानी ये तो आपको मालूम है कि आसमा जहांगीर हमेशा कहती थी कि जी मैनिपुलेशन की ज़्यादा चांस हो जाती है जब इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल बनता है, और ये जिस तरीके से इस वक्त जुडिशल कमीशन है, तो आपको नहीं लगता कि मैनिपुलेशन का इसमें ज़्यादा एक चांस बनती है? और ये कि आपको लग रहा है जो तमाम तनकीद हो रही है इस वक्त अक्रॉस द कंट्री बाय जो इंडिपेंडेंट हैं जूरिस, वो इस पर अपॉइंटमेंट पर और ट्रांसफर के इशू पर तार साहब काफी ज्यादा इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ये एक फीलिंग। देखिए, एक तो जो आसमा जहांगीर साहिबा की आपने बात की, जी, उनका जो आसमा जहांगीर साहिबा का ग्रुप है जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं, जी, उसी ने इलेक्शन स्वीप किए हैं, उन्हीं का ओपिनियन सामने आ रहा है और उसमें कोई खास तनकीद अभी तक देखने में नहीं आई। सेकेंडली, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लॉयर्स मैं खुद देख रहा था, वो इस पे बिल्कुल बड़ा उन्होंने इसके हवाले से बड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का भी इजहार किया। तो ये एक ओपिनियन आप कह सकते हैं कि जी फॉर भी है, अगेंस्ट भी है। मगर हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूं कि एक ऑब्वियसली सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, कबल अज वक्त तनकीद लगती है, और कबल अज वक्त जो है जब तक कोई फाइनलिटी अटेन ना कर जाए या उसकी कोई कंसोलिडेटेड फॉर्म सामने ना आ जाए, तो आई थिंक इट्स वे बिफोर टाइम के हम इसको क्रिटिसाइज कर। ठीक है, वो ये कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल था उसमें मैनिपुलेशन के कम चांसेस थे। आपको याद है कितना इसको सराहा गया था जब सीनियरिटी प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया था, शुरू किया था फॉर सीजेपी। बट बहरहाल वी विल वेट एंड सी, बट तनकीद सब आपके सामने है। अच्छा, ये तार साहब ये बताइएगा कि अच्छा, और ख़ास तौर पे इस माहौल में आपको मालूम है जो पिटिशंस हैं, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, ये सब कहा यहाँ से चले जाएंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में वो मामला और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। देखिए, एक तो पॉलिटिकल केसेस का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाए, अनलेस एंड अनटिल उसमें उन केसेस के अंदर कोई ऐसा आंसर मौजूद है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी रिक्वायर्ड हो। और देखिए, मैं आज अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी, आज वजीर आजम साहब का आपने बड़ा क्लियर बयान बहुत अच्छा था, हमने उसको सराहा, इट वाज अ वेरी गुड मूव दैट ही मेड। अगर आपने ये बात उठा दी तो मुझे ये बताइएगा कि इम्यूनिटी जो आज हमने अंसार अब्बासी साहब का खबर पढ़ी, जो उनकी रिपोर्ट थी कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि प्रेसिडेंट ताहयात उनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। साथ ये भी बात आ गई कि जो फील्ड मार्शल हैं उनको भी, जो भी फील्ड मार्शल हो उनको भी ताहयात इम्यूनिटी। तो क्लैरिटी की जरूरत है, आप जरा मुझे बता दीजिएगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। देखिए, एक तो जो डिफेंस सर्विसेज के सर्विसेज चीफ्स होते हैं जी, उनकी तो ऑलरेडी इम्यूनिटी इज गिवन, वो तो कोई इस पे डिबेट नहीं है, ठीक, कोई दूसरी राय नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं। प्रेसिडेंट के हवाले से बिल्कुल ये तजवीज ज़ेरे गौर जरूर है, और प्रेसिडेंट बीइंग द सुप्रीम कमांडर एंड बीइंग अ सेरेमोनियल फिगर है, तो ये समझा गया कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये बिल्कुल राइज है चीज, तो इसको डिस्कस कर दिया जाए। तो ये बिल्कुल ये तजवीज प्रेसिडेंट के हवाले से एक ज़ेरे गौर है, और आसिफ अली जरदारी साहब को ये लगता है कि अप्लाई करेगी। LHC के आज कमेटी में से इस पे फाइनल क्या चीज निकलती है, मगर अभी तक का पोजीशन यही है जैसे मैंने आपको अर्ज किया।